स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने अपने चैनल में बहुत सारे एसे के, बहुत सारे ट्रांसलेशन के, बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियोस और भी बहुत कुछ अपने चैनल में अब तक अपलोड किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख करके रिस्पॉन्स दिया है। उसी के चलते मैंने सोचा है कि इन जो 10 दिनों में यानी कि 31 को आपका एग्ज़ाम है, तो ये जो 10 दिन हमारे हैं, इनमें मैं कम से कम 3 से 4 ऐसे आपको बहुत अच्छे, जिनकी ज़्यादा आने की संभावना है, उनके ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखे हुए मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो उसी कड़ी में मैं ये कैसे लेकर के आया हूँ, एक देश एक चुनाव। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ अलग से, देन उसके बाद उसमें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, एक मैंने ब्लैक स्क्रीन ले लिया यहाँ पे। किसी भी टॉपिक पर जब भी आप ऐसे लिखते हैं, सपोज करिए कि कोई एक टॉपिक आ गया और हालिया सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं ले लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने एक टॉपिक ले लिया और अब मुझे इसमें एक ऐसे लिखना है। तो ऐसे लिखने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? ऐसे लिखने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो भी टॉपिक आया है, यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आया है आपका टॉपिक, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप फिर लिखेंगे क्या उसमें। तो ये मस्ट है कि आपको नॉलेज उस चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जो वो वर्ड है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, फिर उसके आगे पीछे और जितने भी पहलू बन सकते हैं वो जो है आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप ऐसे लिखिए, उसको कम से कम 4 या 5 हेडिंग में उसको आप कर सकते हैं, और 4 हेडिंग आई थिंक विल बी एनफ। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, जिसको आप प्रस्तावना कह रहे हैं। सेकंड, फिर उस इंट्रोडक्शन के बाद उसका परिचय, यानी कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन। और फिर इसके बाद, फिर इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर उसका, यानी कि उसके बारे में लिखेंगे कि ये क्या है, तो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लिखेंगे। फिर जो थर्ड हेडिंग आपकी बनती है वो ये बनती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या पृष्ठभूमि रही, मतलब कहाँ से शुरू हुआ हमारा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जरूर देना है, और बहुत ही समराइज उसमें देना है। बहुत समराइज वे में, ऐसा नहीं कि बहुत सारा आप इसमें लिख रहे हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बहुत क्या कहते हैं, समराइज वे में उसको आपको प्रोवाइड करना है। 4 से 5 लाइन में ये पूरा आपका हो जाना चाहिए। देन उसके बाद आपका आता है फोर्थ वाली हेडिंग, कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर इसका, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो इस टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उस टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा तो वो भी लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। यूजेस ऑफ एआई, या एआई के आयाम, या एप्लीकेशंस ऑफ एआई, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। और देन फिर आपको एक हेडिंग आप बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि यूजेस तो हो गए, और फिर क्या है, आप इनके लाभ और हानि, ये लिख सकते हैं। या फिर इसी की जगह आप हेडिंग ये बना सकते हैं कि इस, मतलब इससे जो है सकारात्मक प्रभाव इसके क्या क्या होंगे, ये लिख सकते हैं। या फिर आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, या फिर आप इसकी जगह कुछ अपने तरीके से अगर सोच पा रहे हैं, या इसके समर्थन में तर्क, या फिर इसका प्रभाव अच्छे कामों के लिए, जो भी आप हेडिंग बना सकते हैं वो यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। फिर एक जो लास्ट हेडिंग होगी आपकी, वो होगी समाधान, या इसको लिखेंगे आगे की राह, या फिर, ठीक है, या फिर चुनौतियाँ, ये सब लिखेंगे। या तो ऐसे लिख सकते हैं कि चुनौतियाँ और समाधान, ये सब लिखेंगे। और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा कंक्लूजन। तो इस तरीके से टोटल ये इंट्रो और कंक्लूजन मिला के 6 से 7 हो रही हैं। इंट्रो और कंक्लूजन आपको लिखना ही नहीं है, बाकी के हेडिंग आप डाल सकते हो। तो कुल मिला के हमने पाया कि 6 से 7 हेडिंग्स में आप इसको पूरा कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो एक ओवरव्यू था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो एक देश एक चुनाव, ऐसे ही मैं इसकी भी बताता हूँ कि एक देश एक चुनाव, जिस इसको आप किस तरीके से कितनी हेडिंग्स में कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग्स दिखा नहीं रहा, डायरेक्टली मैं आपको उसके ऐसे पे ला रहा हूँ।
देखिए पहले तो हम प्रस्तावना लिखेंगे, और प्रस्तावना में आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने किस तरीके से प्रस्तावना लिखी है। तो प्रस्तावना में हमने रखा हुआ है कि पूर्व चुनाव, अब कहीं पर भी देखो आपको बताया गया होगा कि हमेशा कोई भी जो ऐसे है, अगर आप उसको किसी वक्तव्य से या किसी पोयम से या कोई ऐसी लाइनें लिख करके आप उसको शुरू करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऐसे लिख रहे हैं और उसमें आपको वो लाइनें मिलें या उससे रिलेटेड उस तरह की लाइनें मिले जो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उस ऐसे में आपकी फिट हो जाए। तो अब इसमें अगर नहीं मिल रहे तो आप किसी का वक्तव्य भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ मैंने लिखा है कि पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपने एक चर्चा के दौरान कहा था कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। तो ये तो एक अच्छा सा आपने कोट कर दिया कि किसी ने कुछ कहा था तो उसको कोट कर दिया, फिर आगे उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि भारत एक विशाल देश है। ऐसे में आए दिन किसी न किसी हिस्से में चुनाव आयोजित होते रहते हैं, जिसके कारण देश के समावेशी विकास में विभिन्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। और इस सब को ध्यान में रखते हुए देश के केंद्र और राज्य सरकार के चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए एक देश एक चुनाव की कवायद तेज हो गई है। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक समिति का गठन किया है, जो इस विषय पर विचार करेगी कि क्या देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं या वर्तमान सरकार के ये जो मुद्दा है एक देश एक चुनाव, ये वर्तमान सरकार के जो सुधार उन्होंने चिन्हित किए हैं अपने, उनमें से ये एक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा लिख सकते हैं, इसकी प्रस्तावना। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्रस्तावना को आप अपने तरीके से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्रस्तावना सबसे बेस्ट है, आप और भी इसको बेस्ट बना सकते हैं। प्रस्तावना में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक ओवरव्यू होना चाहिए कि इस बेसिकली इसमें जो ऐसे है इसमें आगे क्या होने वाला है, तो ओवरव्यू एक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक हेडिंग अब इसके आगे आएगी कि एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग हमारी हो सकती है कि एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है तो पहले अगर करंट में कोई टेक्नोलॉजी आई है तो उस टेक्नोलॉजी के नुकसान फायदे, उसका बैकग्राउंड, वो क्या है टेक्नोलॉजी, उसका कहाँ कहाँ यूज होगा, ये सब आते हैं दिमाग में। लेकिन कोई अगर योजना आती है या कोई हम नीति बनाते हैं तो उस नीति को की प्रस्तावना के बाद हम लिखते हैं कि उस नीति की आवश्यकता क्या है और फिर वो नीति क्या है ना। पहले तो उस नीति के बारे में बता सकते हैं आप, वो नीति की आवश्यकता क्यों है, उस नीति के क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे, जिस चीज़ के लिए भी लाई गई है वो नीति, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और उसको क्या और नुकसान भी हो सकते हैं या चैलेंज क्या हो सकते हैं और फिर उसके क्या समाधान है, और फिर बाद में हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो उसी कड़ी में ये हेडिंग आपकी एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है, इसकी इसके बारे में आप बताएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। भारत में निरंतर किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहने के कारण देश में हमेशा चुनावी मूड बना रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। तो आप जानते हैं कि अगर पता चलता है कि 3-4 राज्यों में इस महीने चुनाव हो, फिर अगले 4 महीनों में किसी और राज्य में चुनाव, फिर और तो ऐसे करके भारत में कहीं न कहीं चुनाव हमेशा बना ही रहता है और इससे बहुत सारे खर्चे जो है बढ़ जाते हैं, जिसमें क्या होता है देश के खजाने पर बोझ पड़ता है या देश के खजाने का नुकसान होता है। ऐसे में इन सब से बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और सरकार के एजेंडा में से ये एक है। लेकिन अब इसमें ये तो हो गया कि इसकी आवश्यकता क्यों है, किस लिए ये ऐसा सोचा गया कि एक बार में ही पूरे देश के चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या ये पहले भी होते रहे हैं या कोई अनूठा प्रयोग हो रहा है ये पहली बार। तो ये भी आपको पृष्ठभूमि लिखनी है। तो एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है देश में। इससे पहले भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाते रहे हैं। सन 1952 में, 57 में, 62 में और 67 तक ऐसा ही होता रहा है कि जो आपके केंद्र सरकार यानी जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो चुनाव होते हैं लोकसभा के,
वो, और जो विधानसभाओं के चुनाव हैं जिसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं राज्यों के, वो चुनाव एक साथ होते रहे। लेकिन ये क्रम तब टूटा जब 1968 और 69 में कुछ राज्यों के विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले जो है भंग हो गई। तो ये सीक्वेंस जो सिंक्रोनाइजेशन थी वो फिर यहाँ से टूट गई। अब इसी तर्ज पर देश में पुनः विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ कराए जाने की मांग उठ रही है, और कुछ विशेषज्ञ इसके लाभ बताकर इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ इसके नुकसान और नकारात्मक प्रभावों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित समिति इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का पता लगाकर इस पर सुझाव देगी। तो इसके समर्थन में भी बहुत सारे विशेषज्ञों ने अपना मत दिया है, और इसके विपक्ष में भी अपने मत बहुत सारे विशेषज्ञों ने दिया है। और इस सब के चलते हुए ये देखा गया कि एक इसमें प्रॉपर डिबेट की ज़रूरत है, या प्रॉपर इसमें शोध की ज़रूरत है। तो पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। वो इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में स्टडी करेगी, और फिर अपने सुझाव जो है सरकार को प्रस्तुत करेगी। एक देश एक चुनाव के जो सकारात्मक प्रभावों की बात की जाती है जिन विशेषज्ञों द्वारा, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव आयोजित होता ही रहता है, जिसके कारण देश के सभी छोटे बड़े मंत्री और सरकारी कर्मचारी चुनाव में संलग्न रहते हैं। ये आप सभी को पता है कि जब भी कहीं ना कहीं चुनाव होता है, एक टीचर से लेकर के बड़ा सा बड़ा अधिकारी आईएएस तक जो है चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं, जिससे के चलते प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग स्तर की प्रशासनिक अपंगता की स्थिति बन जाती है। अब सिंपल है कि सारे कर्मचारी अगर चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे तो सरकारी काम कैसे हो सकेंगे। प्रशासनिक कार्यों में अपंगता आ जाती है, यानी कि वहीं पर रुक जाते हैं, और जो पब्लिक है वो परेशान होती रहती है। ऐसे में एक देश एक चुनाव सरकार को एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। तो अगर एक बार सारे चुनाव हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, 5 साल के लिए सरकारें अपने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगी। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। तो कई बार देखा गया होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ में, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पाती हैं, दान पाती हैं। ये सब क्या है, ये करप्शन का एक बहुत बढ़िया तरीका है जो पार्टियों ने निकाल रखा है। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एक देश एक चुनाव के सकारात्मक प्रभाव में से और क्या क्या है कि सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। सीआरपीएफ की बटालियंस हमें हर जगह भेजनी पड़ती हैं। सुरक्षा बल अगर ना हो तो कोई भी चुनाव संपन्न होना मुश्किल है। तो इतने सारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ता है बार बार, तो इसका भी खर्चा बचेगा। और मतदाता सूची हर बार दोबारा से तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि नए मतदाता उसमें जुड़ते हैं और कुछ मतदाता उससे बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतदाता सूची को अपडेट करने का खर्च आता है। निर्वाचन आयोग द्वारा भी बहुत सारे खर्च हैं, जैसे कि ईवीएम्स का खर्चा बार बार, और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक का खर्चा आता है। तो ये सारा कुछ जो है खर्चा जो है इससे बच सकता है। फ्रीबीज में कमी और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सकता है। जैसे कि राज्य में जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे ऑफर दिए सकते हैं कि आपका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, आपका ये कर दिया जाएगा, आपको ये फ्री में मिलेगा, लैपटॉप टैबलेट जैसे, और बहुत सारी चीज़ें, साइकिल, और पता नहीं कितने कितने वादे किए जाते हैं। तो ये सब वादे जो किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए राज्य की जो इस वित्तीय जो हमारा स्थिति है वो जो है इससे प्रभावित होती है। तो इससे में सुधार किया जा सकता है। काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, और प्रत्याशियों द्वारा सामाजिक भेदभाव बढ़ाने और आम जनता को अपने जुमलों में फंसाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। और प्रत्याशियों द्वारा सामाजिक भेदभाव जो है बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि समाज में जब पॉलिटिकल मुद्दे आते हैं तो समाज में एक दूसरे के अपने अपने विचार अलग अलग होते हैं।
तो उसमें फिर भेदभाव भी बढ़ता है और आम जनता को अपने जुमलों में फंसाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो पार्टियां जो आम जनता को ये बताती बोलती हैं, जुमलों में फंसाती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको ये देंगे, बहुत सारे झूठे वादे, और उस तरह से उन वादों में जो है जुमलों में जनता को फंसा लेते हैं वोट पाने के लिए। और इन सब से निजात पाने के लिए एक देश एक चुनाव कराने की जो है अवधारणा का समर्थन किया जा रहा है। अब आगे देखेंगे कि एक देश एक चुनाव के नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे। जो लोग इसके विपक्ष में हैं, यानी कि समर्थन इसका नहीं कर रहे, इसका विरोध कर रहे हैं, उनके क्या क्या मत हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 83 टू और 172 में क्रमशः ये उपबंध कराए गए हैं कि 83 में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा और 172 में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होगा। अब ऐसे में इससे पूर्व तो इन्हें विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको भंग नहीं किया जा सकता बिना किसी रीजन के। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है, कि 356 में जैसा कहा गया है कि जो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति शासन वहाँ लगेगा तो विधानसभाओं को उनके पूर्व जो है कार्यकाल से पूर्व विघटित कर दिया जाता है। और ऐसे में यदि केंद्र और राज्य की सरकार कार्यकाल के मध्य में ही गिर जाती हैं तो ऐसे में फिर क्या होगा, फिर दोबारा से क्या इलेक्शन होंगे। तो इस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में दोबारा चुनाव कराया जाएगा, यह राष्ट्रपति शासन को अधिरोपित होगा। तो अगर वहाँ पर दोबारा से चुनाव कराया जाता है तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन थी, जो साथ में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को साथ में कंडक्ट कराया जाए, वो एक सिंक्रोनाइजेशन यहाँ से फिर से टूट जाएगी। तो इसको कैसे आगे कंटिन्यू रखा जाएगा वो एक प्रॉब्लम होगी। और फिर आगे देखा जाता है कि अगर उस वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अधिरोपित होता है तो ऐसे में फिर आपका जो 83 और 172 इनका उल्लंघन होता है। और इस परिदृश्य में और दूसरा देखें कि अगर उसमें राष्ट्रपति शासन अधिरोपित होता है तो ये फिर कहीं ना कहीं संघीय ढांचे का उल्लंघन है कि वहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं राज्यों में और उनको राष्ट्रपति शासन के थ्रू उनको चलाया जा रहा है। और नकारात्मक प्रभाव में देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां जो हैं वो हैं, जिसमें ईवीएम और वो सब सारी चीज़ें, क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे तो अभी क्या होता है कि स्टेट में 2 स्टेट में है, 4 स्टेट में है, इस तरह से तो वो पूरा मैनेज हो जाता है। लेकिन जब पूरे स्टेट में एक साथ इलेक्शन होंगे तो फिर वहाँ पर बहुत सारे ईवीएम, बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे सैनिक और वो सब सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां जो हैं उत्पन्न हो सकती हैं। संघवाद के विचार के विरुद्ध है ये, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो देश है वो एक राज्यों का संघ है। तो इसका जो विचार है हमारे संविधान में कि भारत एक राज्यों का संघ है, ये विचार भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा प्रभावित होता नजर आता है, ऐसा मानना है। विधिक चुनौतियां भी होंगी, जैसे कि न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि संविधान का जो मौजूदा ढांचा है वो ये कहता है कि 5 साल का कार्यकाल होगा और एट द सेम टाइम आप संघीय ढांचे की, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो इंडिया है वो एक संघ है, राज्यों का संघ है। तो इस तरीके से कुछ ये जो विचार हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, जो संविधान का ढांचा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्षेत्रीय मुद्दों, जैसे केंद्रीय मुद्दे होते हैं उन पर क्षेत्रीय मुद्दे जो है compete नहीं कर पाएंगे उनको, और केंद्रीय मुद्दे उन पर भारी हो जाएंगे। तो क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे, जिससे क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय दलों का नुकसान होगा। अनुमान बताते हैं कि 5 वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव आयोजित करने की लागत 10 रुपये प्रति मतदाता प्रतिवर्ष आती है। और नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ अगर इलेक्शन कराए जाते हैं तो यह लागत 5 रुपये प्रति मतदाता होगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये लागत प्रभावी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव नहीं माना जा रहा है। तो ये भी एक तर्क है। इसके समाधान और क्या हो सकते हैं, तो समाधान भी देना है, क्योंकि कोई भी आप समस्या बता रहे हैं, कोई भी चुनौतियां बता रहे हैं तो उसका समाधान जरूर देना होता है। ये एक प्रॉपरली निबंध का स्ट्रक्चर होता है। तो समाधान में ये रहेगा कि सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण किया जाना चाहिए।
संविधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया नियम में संशोधन करना होगा। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभाओं का समय पूर्ण विघटन, त्रिशंकु संसद आदि स्थितियों से निपटने के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करना होगा। जैसे कि बताया कि संविधान का जो स्ट्रक्चर है, संविधान के जो विचार है, जो संघवाद का विचार है, जो और बाकी चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब को क्या करना पड़ेगा, उनसे निपटने के लिए एक विधिक ढांचा तैयार करना होगा और प्रॉपरली उन पे संशोधन करना होगा। इसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जा सकता है, ताकि यदि किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो अगले चक्र में उस राज्य के लिए पुनः चुनाव कराया जा सके। तो ये कुछ सुझाव हैं और फिर अंत में आप कंक्लूजन लिखेंगे कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, परंतु निकट भविष्य में इसे लागू कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हर समय चुनावी चक्रव्यूह से घिरा रहता है और इस चक्रव्यूह से निकलने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, और इस तरीके से इतना बड़ा लोकतंत्र जब कहीं ना कहीं डेली इलेक्शन होंगे हर महीने, तो ये कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह ही है और इस चक्रव्यूह से निकलने की आवश्यकता है, जिससे जो सरकारें हैं वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। और सरकार को इससे लागू करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अतिरिक्त अध्ययन, डेटा के मूल्यांकन और अवधारणा को लागू करने के तरीकों पर मतदाता, विपक्षी दल के नेताओं एवं स्थानीय दलों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करनी चाहिए और फिर उन सब के साथ बैठकर इस प्रकार पूरे देश को यह तय करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि एक देश एक चुनाव लागू करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो एक साझा सभी का फैसला होना चाहिए कि क्या इसकी आवश्यकता है देश को कि या नहीं है। तो हमने इसे पूरा 6 से 7 हेडिंग्स में कवर करने की कोशिश की है और उम्मीद है ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो ये था कुल मिलाकर के एक देश एक चुनाव पर पूरा ऐसे। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जल्द ही अगले इसे आपको मिलेंगे। और तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। स्टे ट्यून। धन्यवाद।